ये गाना जो मैंने आपको, ये गाना है, ये गाना किस किस बच्चे ने सुना है? भैया आपने स्कूल में एनुअल फंक्शन पे हाँ भैया सुना है। सुना है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर सुना है आपने। तो अब ये मुझे बताओ, यदि अब देखना मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको कवि से कैसे, कवि से जुड़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कवि से नहीं जुड़ोगे तो आप व्याख्या अपनी मर्जी से नहीं लिख पाओगे, आपको रटना पड़ेगा और भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रह पाएगा। कवि से जुड़ो, फिर उसके बाद अपने हिसाब से व्याख्या उसकी एक्सप्लेन कर सको आप किसी को, उसके बाद टीचर ने जो लिखवाया उसकी मदद से उन शब्दों का यूज करके अपनी व्याख्या में जोड़ो, जिसके कारण से आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। पहली बात तो ये मैंने बता दी। दूसरी बात अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसका जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक कितना काम करता है। कोई भी रचना जो होती है हिंदी की, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, पीछे का जो म्यूजिक बजता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देखोगे कई प्रकार का जो म्यूजिक होता है, आप हर एक गाने को, हर एक चैनल को देखना, आपके घर में कभी कभार जो टीवी पे जी न्यूज आता होगा, जब कोई शहीद हो जाता है या कोई कोई मर जाता है, तो आप देखोगे जब एंकर बोल रहा है तो पीछे बैकग्राउंड में एक स्लो म्यूजिक चलता रहता है, कुछ भी ऐसा स्लो म्यूजिक बज रहा होगा। मतलब कि आप देखोगे म्यूजिक में जो है कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी, म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं, म्यूजिक मतलब जो, जैसे अपन जो म्यूजिक होती है ना, जैसे ढोल बजाना, गिटार बजाना या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो उससे म्यूजिक डेवलप होती है। म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। किसी भी गाने को आप बैकग्राउंड में सुनोगे तो उसका म्यूजिक कुछ ना कुछ होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ, 2 मिनट रुकिए मुझे। म्यूजिक को सुनिए, ये सैड बैकग्राउंड म्यूजिक है और कैसा रहता है, शायद साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको। ये समझ में आ रहा है कितना स्लोली स्लोली बज रहा है। तो जब हम उदास होते हैं, जब कोई चीज उदास होती है, तो इस प्रकार का म्यूजिक बजता है ना। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ पर रॉक करेंगे, रॉक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनेंगे, यहाँ पर आपको सुनाई देगा कुछ झूमने वाला म्यूजिक, है ना। साउंड आ रहा है आपको? ये म्यूजिक साउंड जो है वो खुशी वाला म्यूजिक है। बात समझ में आई दोनों में कितना अंतर है। जहां सैड म्यूजिक स्लोली स्लोली वर्क कर रहा था, वहां रॉक म्यूजिक जो है वो एकदम से मूड बदलने वाला होता है। जब आप खुश होंगे तो आपको ये वाला म्यूजिक अच्छा। एक बात और गौर करिएगा, आपको हमेशा हर सॉन्ग पसंद नहीं आएगा। मैंने अपने फोन में क्या करके रखा है, मैंने अपने 2 फोल्डर बना के रखे हैं, सैड सॉन्ग और एक एनर्जाइज सॉन्ग। मतलब कि मेरे मेरे मूड पे जो है वो काम करता है। ये चीज आपके ऊपर भी काम करेगी। जब हम खुश होते हैं, हो सकता है अभी ना करे, कुछ सालों में करे, लेकिन करेगी जरूर। जब हम खुश कर होते हैं ना, हमें कुछ एक विशेष प्रकार के सॉन्ग पसंद होते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो सॉन्ग अगर मैं सुन लूं तो मैं खुश में और ज्यादा खुश हो जाता हूँ, है ना। और कई बार जो है जब उदास होते हैं, बुरा लग रहा होता है सब, तो हमें जो है वो खुशी वाले सॉन्ग पसंद नहीं आते सुनने में। हमको जो है कुछ विशेष प्रकार के सॉन्ग पसंद आते। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अब बिल्कुल आप बिल्कुल सही लाइन पर हो, और अगर नहीं है तो अब अपने आप पे गौर करना सीखिए। जब आप सॉन्ग सुनते हैं तो आपके मूड पर डिपेंड करेगा। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको एक विशेष प्रकार के सॉन्ग पसंद आएंगे, और जब आपका मूड बेकार है तो एक विशेष प्रकार के सॉन्ग पसंद आएंगे। ये सब प्रैक्टिकली होगा, सबके साथ होता है ना, कॉमनली है ऐसा। बस अब ये है कि सबको अपने हिसाब से पसंद रहता है, सबका दिमाग अलग होता है। हो सकता है ये वाला एक सॉन्ग जो है वो मुझे जो है वो खुशी में अच्छा लग रहा हो सकता है किसी को जो है वो दुख होता है तब उसको अच्छा लगता है, उसको एनर्जी फील होती है उस सॉन्ग से। इस सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होगा जरूर, सब में अलग अलग वेरी करेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये म्यूजिक है। म्यूजिक यहाँ पर अपना रोल अदा कर जाता है, शब्द तो फिर बाद में आते हैं। म्यूजिक जब ये बैकग्राउंड में बजता है ना, तो आप देखोगे डीजे पे जो है आपके पांव अपने आप धड़कते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीट्स बीच बीच पीछे बैकग्राउंड में जो है वो ढुक 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 ढुक
वो लगातार चलती रहती है, वो आपका मूड जो है वो बना देती है और नाचने पे आप जो है वो अपने आप थिरकने लगते हो। ये बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है ना। यही वाला सॉन्ग यदि मैं नॉर्मली लिरिक्स के तौर पे गाऊं, आरंभ जैसे अब वो आपके घरों में भजन मंडली होती है ना, अगर वैसे गाएंगे तो इस सॉन्ग का कहीं ना कहीं जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये सॉन्ग किस लिए बना हुआ है, जो आरंभ है प्रचंड वाला सॉन्ग बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि जो सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो, वो जो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है किसी से, उसको ऊर्जा दे, वो उसको शक्ति दे ताकि वो लड़ सके। शब्द तो ठीक है बाद में आएंगे, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको इस गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक एक बार सुनाता हूँ ताकि जो बच्चों ने नहीं सुना है वो सुन सके, है ना। तो आप देखिएगा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कितना शानदार है। 2 मिनट हटा दो, हट जा भाई। साउंड आ रहा होगा मेरे ख्याल से। साउंड आ रहा है ना? आ रहा है भैया। म्यूजिक पे ध्यान देना। जब तक घंटी बज रही थी जब तक ठीक था, जब तक ढोल बजना शुरू हुए तो आप देखोगे थोड़ा सा चेंज होता है मूड, थोड़ा सा माहौल बनता है। ढोल की आवाज सुनाई दे रही है, ढोल की जो ताल है वो कैसी है, थोड़ी सी एनर्जाइज है, जल्दी जल्दी बजा रहा है वो। वही चीज अगर स्लोली ढुमक ढुमक बजाएगा तो बिल्कुल भी आपको जोश नहीं आने वाला। ढोल की बीच पे ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड में कितनी चीजें बज रही हैं। चौथी आवाज यहाँ पर ऐड हुई शंख की, कम से कम 4 चीजें बज रही हैं अब यहाँ म्यूजिक के लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। शब्द गलत लिखे हुए हैं इसमें, लिरिक्स में शब्द पे ध्यान मत दीजिएगा। गुहार था वो, गुहार मतलब कि लड़ाई के लिए तैयार हो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। गुहार नहीं है, गुहार है, गलत लिखा है इसने। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। देखो यहाँ पर अज्ञानता देखो कितनी है, जिसने भी वीडियो बनाया है, गुहार कोई शब्द ही नहीं है, शब्द जो है वो गुहार है। गुहार लगाना मतलब कि अपील करना या फिर बोलना उसके बारे में, है ना। तो गुहार है यहाँ पर। ये जो अगर इस बच्चे को अगर किसी ने हिंदी टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होता तो उसको समझ में आता गुहार कोई शब्द ही नहीं है, वो शब्द कोशिश करना। अच्छा ऐसा आपके साथ भी होगा, कई सॉन्ग ऐसे होंगे जिसमें आप लिरिक्स गलत गाते होंगे, है ना। तो अगली बार जब सॉन्ग गाओ ना तो उसके शब्दों को पहचानना। यकीन मानो ये शब्दों को पहचानने वाली बात आपको हिंदी में बहुत आगे बढ़ाएगी। जब आप शब्द को पहचानना सीख जाओ ना, कोई भी गाना गाओ, कुछ भी गाना, किसी भी, मुझे नहीं मालूम वो अरिजीत सिंह का गाना हो, कुमार विश्वास का हो, चाहे सोनू निगम का हो, चाहे आपके हनी सिंह का हो, या फिर रफ्तार का हो, किसी का भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगली बार जब गाना सुनो तो शब्दों पे गौर करना। जब आप शब्दों पे गौर करना सीख जाओगे ना तो उस गाने को फिर जीने लगोगे, आपकी डेली लाइफ में उतर आएगा वो गाना। और फिर आप हिंदी ग्रामर पे, फिर जब आपको उनके गाने समझ में आएंगे ना, फिर हिंदी ग्रामर पे आप उतरिएगा, और जब वो पोयम लिख रहे होंगे या फिर पोयम पढ़ रहे होंगे तब आप उस पोयम को भी जी पाओगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस मामले में, है ना। ये मैं अपनी चीज शेयर कर रहा हूँ जो मुझे अभी ज्ञात हुई है, मैं आपको 9th क्लास में बता रहा हूँ, जिससे आप जो है वो 10th क्लास या 12th क्लास अपने आगे परफॉर्मेंस क्लास तो ठीक है, अपनी लाइफ में आगे ये चीज को सुधार सको, इस चीज को फोकस कर सको, है ना। तो ये गाना मेरे ख्याल से आपने सुना हुआ होगा। आप देखना दूसरा गाना बजा रहा हूं मैं यहीं पर, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक देखिएगा, दोनों ही देशभक्ति सॉन्ग है। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए, सुना होगा आपने सॉन्ग तो सभी ने सुना होगा, लेकिन अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करिएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक देखिएगा, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, कितना स्लो बज रहा है।
जितना स्लो बज रहा है उसकी तुलना में यहाँ पर कितना फर्क है। तलवारों पे सरवार दिए। इसका मतलब समझते हो? देखो मुझे सारे शब्दों को तो मैं पहली बार अपने आप से ये गाना आ गया, तो मुझे सारे शब्दों का शायद आंसर नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक भी समझते जाना है, साथ साथ इन शब्दों का महत्व भी समझते जाना है। तलवारों पे सर वार दिए, तलवारों पे सर वार दिए मतलब कि बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए हुए अपना बलिदान दे दिया। किसने? हमारे जो पूर्वज थे, देश को आजाद करवाने के लिए भी और अपने धर्म को बचाए रखने के लिए भी, दोनों के लिए। यही बात आ जाती है कि तलवारों पे सर वार दिए। कितना लाइन, एक लाइन कितना कुछ बता रही है, कितने सारे भाव उमड़ना चाहिए इसको सुनकर कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बिना कुछ सोचे हम तलवारों पे सर वार दी। मतलब कोई पागल होगा क्या तलवार पे सर मारेगा? पागल होगा क्या? नहीं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये खुशी खुशी प्राण दे देना, वो है इस लाइन का मतलब। म्यूजिक भी सुनते हैं। अंगारों में जिस्म जलाया है। यहाँ तक बैकग्राउंड में केवल सुनाई दे रहा है। कोई ट्यून नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, केवल सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में। केवल सिंगर जो गा रहा है उसके बस गाने सुनाई दे रहे हैं। लिखता कोई और है, गाना कोई और गाता है, म्यूजिक कोई और बनाता है, तब कम से कम 20-25 लोग मिलकर जो है वो एक सॉन्ग बना पाते हैं। अंगारों में जिस्म जलाए हैं मतलब, अंगारों मतलब बिना कुछ सोचे जो है वो आपने वही, इसका भी मतलब वही नहीं कर रहा है कि हम जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्राण दिए हैं देश की खातिर किए, है ना। अंगारों में जिस्म जलाए। वो मूवी में एक सीन आया था, इसके कारण से यहाँ पर ये लाइन ली गई है ताकि आपको जोड़ सके वो कि अंगारों में जो है वो हम लोगों ने अपने बिना सोचे, वो बंदा आखिरी में पूरा जलता हुआ निकलता है, अंगारों में अपने जिस्म जलाए। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। यहाँ पर जो दो लाइन की अहमियत निकल रही है वो केवल सिख धर्म से निकल रही है कि वो जो केसरी रंग है वो भगवा रंग प्रतीत होता है त्याग का। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, उस बलिदान को हमको वो केसरी रंग जो है वो याद दिलाता है। तो जब आपको बलिदानों की कहानी नहीं पता चलेगी तो आपको इस सॉन्ग को सुनकर उनको बलिदानों को याद कहाँ से आएगा, या फिर केसरी रंग को देखकर, तिरंगे को देखकर वो याद कहाँ से आएगी जब आपको कहानियां नहीं पता होंगी। तो वो कहानियां धीरे धीरे शेयर करेंगे। 15 अगस्त को एक सेशन रखने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा, मैं कुछ कहानियां मैं अपनी तरफ से लाने वाला हूँ जो कि शहीदों को जुड़ी हुई रहेंगी, आपको शहीदों से जोड़ेंगी। और जब आप वो केसरी रंग देखोगे, कहीं पर भी देखो, चाहे मूवी में सॉन्ग सुन रहे होंगे, चाहे तिरंगे में वो केसरी रंग देखोगे, तो आपको वो अपने पूर्वजों की जो उनके बलिदान है उनकी कहानियां याद आएंगी। 15 अगस्त को अपन मिलने वाले हैं, उसके बारे में फिक्र मत करो। म्यूजिक पे ध्यान दो। मेरी ज़मीन। यहाँ पर मुझे मालूम है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप लोग सॉन्ग सुन चुके हो। वहां पर सॉन्ग सुनना अपना मकसद नहीं है, अपना मकसद है इस चीज को जो है वो समझने के लिए। यहाँ पर म्यूजिक कैसे कर रही है काम, और जो शब्द है वो कैसे काम कर रहे हैं। यह मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। अर्थ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई भी इसमें समझाने वाली बात नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान देना। यहाँ पर यदि मैं एक और सॉन्ग बजा देता हूँ, वही रॉक म्यूजिक वाला, तो देखना सॉन्ग की अहमियत कितनी गड़बड़ झाला हो जाएगी। कोई भी बजा रहा हूँ मैं रैंडमली, मुझे नहीं मालूम कौन सा सॉन्ग। देखना यहाँ से शुरू हुआ है, मैं इसको भी बजाता हूँ साथ में और इसको भी बजाता हूँ, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मुझे मालूम है, लेकिन देखना कि म्यूजिक का कितना अहमियत है। सजाया है। मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन खिचड़ी बन रही है कि नहीं?
जब दो सॉन्ग में, और यकीन मानो जब कोई डांस वाला सॉन्ग होगा, जैसे कोई पंजाबी सॉन्ग होगा ना, उसके बैकग्राउंड में यदि मैं ये वाला सॉन्ग बजाता हूँ तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोशिश करके देख लेते हैं। कोई पंजाबी सॉन्ग बताओ, मैं तो सुनता नहीं हूँ। भैया आज से गरजेगा, हैं? आज से गरजेगा। आज सिंह गरजेगा मतलब ये हाँ, हुदंग वाला है ना, स्लो म्यूजिक तो नहीं है? डांस वाला बताना है मुझे। डांस वाला आप देख लो एक। अरे वो, भैया वाला लगा दो, जीने मेरा दिल लुटिया। हाँ ठीक है। जीने मेरा रॉक म्यूजिक ही बजाना है ना। अरे सॉन्ग ही बजा दिया यार। अभी जो देखा था वही हो रहा है। Oh yeah, yeah, yeah. Tell you from me now I star. Well, this is Jazzy B and Apache. So all the mass better watch it, cause you don't say nobody could ever match it. Why for the ladies, no more time for babies, you want some fun crazy? जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मैनू मार सुटिया, जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मैनू मार सुटिया, लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन चन्ने चुम के उलारे ओदे नैन लैन गल्ला कर दी। आप खुद ही मुझे बताओ, कई बीट्स ऐसे आए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, आप खुद देखो कहीं पर जगह म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंस है, कहीं पर दो तीन जगह ऐसे आया म्यूजिक बिल्कुल सेम टू सेम मिल रही है। मैंने रैंडमली कुछ भी गाना प्ले किया था, लेकिन जहां वो वाले ग्राउंड में पूरी मिक्सिंग हो रही थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे मालूम है म्यूजिक कहीं कहीं अलग जा रहा था, लेकिन दो तीन बार इतने से सेकंड में दो तीन बार ऐसा आया कि बिल्कुल म्यूजिक सेम मैच हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी म्यूजिक बने हुए हैं वो हमारे भावों को लेकर बने हुए हैं। जैसे अभी जो ये वाला सॉन्ग बजा रहा था, मैं रॉक म्यूजिक बजा रहा था, ये जो म्यूजिक बजाता जाता है ज्यादातर डांस केस में बजाया जाता है, खुशी के माहौल में बजाया जाता है, और वो गाना जो है वो भी वहां पर भी जो है वो डांस म्यूजिक मैच हो रहा था, जिसके कारण से म्यूजिक थोड़ा सा मैच कर रहा था। अब जाहिर सी बात है उसमें म्यूजिक बीट्स में जो है वो फर्क पड़ जाता है, लेकिन कहीं कहीं हद तक आपको भी लगा होगा कि कुछ ना कुछ मैच तो कर रहा है, थोड़ा बहुत ही मैच कर रहा है। सेम केस यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल। अगर आपके अंदर जो भाव हैं, अगर मैं म्यूजिक जो है वो स्लो रख दूंगा तो वहां पर आपकी सैडनेस अपने आप, जैसे मैं मान लीजिए किसी की डेथ को दिखा रहा हूँ उदाहरण के लिए, अभी जो है वो न्यूज चैनल पे राहत इंदौरी साहब की डेथ की बात चल रही होगी, आप देखोगे न्यूज चैनल पीछे बैकग्राउंड में एक स्लो म्यूजिक बजाएंगे, वो म्यूजिक बिल्कुल थोड़ा सा सुनाई देगा लेकिन सुनाई जरूर देगा। वो म्यूजिक क्या कर देता है, आपके अंदर से जो है वो भाव को उमड़वाता है मतलब कि जबरदस्ती आपको वो फील देने की कोशिश करता है कि दुखी वाला फील। और जब कोई शादी में होता है तो शादी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आपको फील देने की कोशिश करता है कि खुशी का माहौल है, नाच। वो म्यूजिक की ये ताकत है जो कि हम नॉर्मली कभी फोकस नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं, जो कि हमको करना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो अगली बार जब भी आप सॉन्ग सुने, कोई सा भी सॉन्ग सुने, डांस के करना सुन रहे हो या फिर कोई खुशी में सुन रहे हो या फिर कोई गम का सुन रहे हो, उस सॉन्ग के दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, म्यूजिक पे स्लो चल रहा है या तेज, और उसके शब्दों पे, जिसके कारण से आपको जो है वो हिंदी काव्य में रुचि होगी, यकीन मानो होगी रुचि। जब आपको गाने समझ में आने लगेंगे ना, उनके शब्द समझ में आने लगेंगे ना, जैसे वो एक गाना सुना हुआ साइनिंग इन द
वाला है ना, शाइनिंग इन द सीरीज इन वो भैया तेरा हाँ, तेरा होने होने लगा, तेरा होने लगा। उसमें जो वो इंग्लिश वाले वर्ड आते हैं वो तो कभी कभार हम लोग को ज्यादातर पता ही नहीं होते कि क्या है उसका मतलब, उसके मतलब जानने की कोशिश भी नहीं करी हमने कभी, है ना। उसका जो है वो कुछ ना कुछ मीन होता है, कुछ ना कुछ शब्द होते हैं। शाइनिंग इन द से वो वाला उसका देखो लिरिक्स, उसका मतलब क्या है। देखो इसका इंग्लिश, शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशन। इंग्लिश का मतलब है शाइनिंग इन द सेटिंग सनलाइट, मतलब कि जो सूरज ढल रहा है उस कंडीशन में। शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशन, वो सूरज जिस प्रकार से ढल रहा है उसी प्रकार जो मोती होता है, मोती जो है वो सीप के अंदर हमको जो है वो ढकता हुआ दिखाई देता है, उससे कंपेयर किया है ढलते हुए सूरज, और जो मोती होता है जो सीप के अंदर होता है उससे कंपेयर किया है। कम एंड फील मी, कम एंड फील मतलब कि मेरे पास आओ और मुझे फील करो, मुझे फील करो मतलब मुझे महसूस करो। ओ फील मी मतलब कि मुझे महसूस करो। शाइनिंग इन द सेटिंग, थिंकिंग अबाउट द लविंग वी मेकिंग एंड द लाइफ वी शेयरिंग। थिंकिंग अबाउट, इसमें जो है वो अबाउट है, अबाउट को बाउट करा है ताकि म्यूजिक में आ सके वो। थिंकिंग अबाउट द लव वी मेकिंग मतलब कि हम जो मोहब्बत कर रहे हैं, हम जो प्यार कर रहे हैं उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोच रहा हूँ, है ना। एंड अ लाइफ वी शेयरिंग मतलब कि जो हम अपनी जिंदगी साथ में जी रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। कम एंड फील मी, तो मेरे साथ आओ और मुझे महसूस करो, मेरे साथ आओ और मुझे महसूस करो। ओ फील मी, साइनिंग इन द सेटिंग सनलाइट पर्ल अपॉन द ओशन, कम एंड फील मी मतलब कि यहाँ पर जो प्रेमी है वो प्रेमिका से बोल रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य ढल रहा होता है, उस जो माहौल होता है उस टाइम, उस माहौल में मैं जो है वो तुम्हारे साथ जो लाइफ जी रहा हूँ उसके बारे में मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आओ और उस फील को महसूस करो, हम साथ साथ जो है अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं उसके बारे में साथ साथ मिलके महसूस करते हैं। यहाँ पर ये मतलब नहीं कर रहा है, जबकि नॉर्मली आप नहीं मैं भी इस गाने को ऐसे ही गुनगुना देते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं निकालते थे, जबकि यहाँ पर मीन नहीं कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हर सॉन्ग को जो है उसका शब्दशाह जो है वो मतलब आना चाहिए, तब जाके उस सॉन्ग की अहमियत, और इससे आपको होगा क्या, आपकी काव्य में रुचि बढ़ेगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप उस पोयम को महसूस कर पाओगे। महसूस कर पाओगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के साहित्य जो आप ढंग से पढ़ रहे होगे, पढ़ तो अभी भी रहे होगे, रट तो अभी भी रहे होगे, लेकिन पास होने के बाद उस पोयम और उसके अर्थ को जो है वो पूरी तरह से भूल जाओगे, क्योंकि आप एग्जाम में केवल उल्टी करके आओगे, क्योंकि आपने रटा हुआ रहेगा और आगे उसको कभी भी जो है वो आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ा। मेरे साथ भी वही है, लेकिन मेरी मेरी बस वही तो दिक्कत है, मैंने जो गलती करी मैं नहीं चाहता हूँ ना आप करो या फिर मेरे स्टूडेंट करें, जो मैं इसलिए तो हूँ यहाँ पर वो गलतियां बताने की। तो आप लोग भी सॉन्ग अगली बार जो भी सुनो सॉन्ग, उसकी म्यूजिक पे फोकस करो, उसके गाने पे फोकस करो, मतलब उसके शब्द पे, उसकी म्यूजिक और शब्द पे फोकस करने के बाद उसको महसूस करना शुरू करो। फिर उसके बाद जैसे 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 आप सॉन्ग को महसूस करने लगेंगे, उसके बाद आप बुक जो हिंदी की बुक रहेगी उसकी पोएम्स को भी आसानी से महसूस कर सकेंगे। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आगे आने वाले हैं। आप जो मैंने बोला है उस पे उस बातों को ग्रैंड करोगे और आपके लाइफ के लिए वो चीजें अच्छी होंगी, है ना। गलत वे में मत ले जाइएगा, अच्छी चीजों को सीखने के लिए उसको यूज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।